नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंटेंट पॉइंट पर। आप सभी जानते हैं आज के समय में कंटेंट की कमी नहीं है, किंतु कौन सा कंटेंट हमारे लिए एवं हमारी परीक्षा की दृष्टि से सही है, इसका चुनाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं लाया हूँ आप सभी के लिए NCERT, RBSC और अन्य प्रमाणिक एवं प्रसिद्ध पुस्तकों की सटीक विषय वस्तु। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान को और उसमें भी सबसे पहले संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम जैसे UPSC से लेकर आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम दे लीजिए, सभी एग्ज़ाम चाहे आप राजस्थान से संबंधित हैं तो राजस्थान के सभी एग्ज़ामों में राजनीति का वेटेज होता है, वो काफ़ी होता है, और जो केंद्र के एग्ज़ाम है उनमें तो होता ही है। चलिए अपने बात कर रहे हैं सबसे पहले संघीय कार्यपालिका की। भाग 5 जो कि भारतीय संविधान के, आप सभी को पता है कि बहुत सारे भागों में बंटा हुआ है भारतीय संविधान, उसी में से भाग 5 अपने पहले स्टार्ट कर रहे हैं। और भाग जो 5 है उसके अंदर आर्टिकल 52 से 151 तक शामिल है। भाग 5 का जो शीर्षक है वो संघ सरकार है, और इसके अंदर अनेक सब पार्ट बने हुए हैं। जैसे संघ सरकार के अंदर सरकार के आपको पता है कि 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इन्हीं तीनों अंगों को, जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की विधायिका जिसे अपनी संसद बोलते हैं वो, और संघ की न्यायपालिका, इन तीनों को पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका के अंदर आपको पता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल जिसमें PM और अन्य मंत्री और महान्यायवादी शामिल है, जो कि आर्टिकल 52 से 78 तक है। और उसके बाद संसद है, वो आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक है। और उसके अलावा न्यायपालिका भी इसी के अंदर आती है संघ सरकार में, जो कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। और कैग जो कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। और आप इसी को नोट्स साथ के साथ बनाते जाइएगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको लिखा पाऊँगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को थोड़ी देर रोक के आप नोट्स बना सकते हैं अपने साथ के साथ। और नया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आज का टॉपिक है वो अपने स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपने कार्यपालिका को, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति को। आज अपने देख रहे हैं भी कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। मुख्यतः राष्ट्रपति 52 से लेकर 61 तक, 61 में महाभियोग प्रक्रिया है, 62 तक मान लीजिए, 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। उन्हीं आर्टिकलों के बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 52 कहता है कि राष्ट्रपति है भारत में। इस चीज़ का उल्लेख कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें केवल इतनी बात है। फिर अनुच्छेद 53 क्या कहता है भारतीय संविधान का? वो कहता है कि जो भी संघ की समस्त, शब्द पे गौर कीजिएगा, यहाँ संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी संघ जो भी काम करेगा, सरकार जो भी काम करेगी वो राष्ट्रपति के नाम से ही करेगी, वो सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही है। ठीक है। और फिर उसके अलावा इसके ही सब आर्टिकल देख लेते हैं कि ये जो कार्यपालिक शक्तियाँ हैं, क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से इस्तेमाल करता है? तो अपने कहते हैं नहीं। भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्यपालिक शक्तियों का यूज़ नहीं करता है, हालांकि उसमें ही निहित होती है सारी शक्तियाँ। पर वह आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यहाँ प्रधानमंत्री को प्रमुख के रूप में बताया गया, ये आर्टिकल 74(1) के अंदर लिखा गया है। ठीक है। और इसकी सलाह से ही कौन काम करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 42वें संविधान संशोधन के अंदर 1976 में इंदिरा गांधी ने ये जो सलाह थी इसको बाध्यकारी कर दिया कि ये बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति जो सलाह देगा मंत्रिपरिषद उसी की सलाह पे काम करेगा। तो फिर ये बाध्यकारी कर दिया गया।
उसके बाद 44वां संविधान संशोधन करते हैं मोरारजी देसाई 1978 के अंदर। उसके अंतर्गत ये कह दिया गया कि एक बार सलाह को भी पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। अगर सलाह को पुनः संशोधन मतलब बिना संशोधन किए अगर वापस भेज देता है मंत्रिपरिषद तो फिर राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। पर एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा देने का जो प्रावधान है वो 44वें संविधान संशोधन के अंदर आया। उसके बाद दोस्तों ठीक है, ये आपने आर्टिकल 53 हो गया। और 53 में जो कार्यपालिक शक्ति थी वो किसकी सलाह पे करेगा, ये 74(1) कहता है। और 42वां और 44वां संविधान संशोधन द्वारा एक बार बाध्यकारी कर दिया गया और एक बार पुनर्विचार लौटाने हेतु प्रावधान किया गया। उसके बाद आर्टिकल 54 जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है कि निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित का मतलब है जो लोगों द्वारा चुने गए हैं वोट देकर, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। अब इसका मतलब क्या है कि लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो तो है ही नहीं, क्योंकि उनको तो 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा हटा दिया गया है मनोनीत सदस्यों एंग्लो इंडियंस को। और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य हैं और उसके अलावा जो वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब विधानसभा भी ये एक तो राज्यों की जो विधानसभा है उसके सदस्य वो भी निर्वाचित, मनोनीत नहीं। यूटी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यूटी विधानसभा, यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। तो संघ शासित क्षेत्र यानी जिन यूटी के अंदर यानी जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा मिलती है उनके निर्वाचित सदस्य भी किस में शामिल होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, ठीक है। और ये मूल संविधान में नहीं था भी। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो मूल संविधान में थे, लेकिन यूटी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और अब अपने ये इतनी ही बात लिखी हुई है आर्टिकल 54 में। अब यहाँ से अपने क्या एनालाइज करते हैं कि भाई देखिए, जैसे कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे, इसका मतलब है कि मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, विधानसभा लिखा है, जबकि विधान परिषद जो कि है कई राज्यों में उसके भी सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो ये एनालाइज है ये अपना, माफ़ कीजिएगा। तो ये विश्लेषण है, ये अपनों को करना होता है स्वयं विवेक के आधार पर, और जो उपरोक्त अनुच्छेद था वो उतना ही था। उसके बाद अनुच्छेद 55 की बात करते हैं जो कि निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन प्रक्रिया है। कि पहले पढ़ा निर्वाचक मंडल, अब पढ़ रहे हैं कि वो जो लोग अपनों ने कहे कि इस गुट में होंगे चुनने के लिए, उन गुट वो चुनेंगे कैसे। तो कहते हैं कि पद्धति क्या है। पद्धति आर्टिकल 55 में लिखी हुई है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह के होते हैं। प्रत्यक्ष जो आप स्वयं चुनते हैं, अप्रत्यक्ष जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है, और विधि का उल्लेख इसमें है। उसके बाद अपने न्यूनतम कोटा निकालते हैं जीतने के लिए क्या चाहिए राष्ट्रपति को। तो इसका एक सूत्र है कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस 1 और उसके पूरे के प्लस में 1। कैपिटल N का मतलब है यहाँ डाले गए कुल वेद मत बटे है पदों की संख्या, ठीक है, प्लस 1। अब राष्ट्रपति के लिए पदों की संख्या कितनी है, एक ही है। भारत का राष्ट्रपति तो एक ही है, मतलब बटे में तो 2 ही रहता है। डाले गए जो भी वेद मत बटे 2 प्लस 1, ठीक है। पदों की संख्या एक ही है, यहाँ निश्चित है अपने, ठीक है भी। तो जो कोटा है वो 50% प्लस 1 मत है, यानी जितने वोट पड़े हैं उसमें से आधे वोट से 1 वोट जो ज़्यादा ले लेगा वो राष्ट्रपति के लिए जीत जाएगा। अब इसके अंदर मतों का मूल्य निकलता है। एमएलए के मतों का मूल्य अलग निकलता है, एमपी के मतों का मूल्य अलग निकलता है। तो सबसे पहले एमएलए के मतों का मूल्य देखते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है 1971 की जो राज्य की जनगणना है, जिस एमएलए का मत मूल्य निकाल रहे हैं जिस राज्य के, उस राज्य की 1971 की जनगणना बटे राज्य में कुल एमएलए की संख्या कितनी है और उसको भाग देना है 1000 से, ठीक है।
और तो इसके लिए अपने राजस्थान के लिए जो ये अब पूछा नहीं जाता है, भी निकालना अलग अलग दिए नहीं जाते हैं, लेकिन अपने संबंध में देख लेते हैं। जैसे राजस्थान के एमएलए का, एक एमएलए का मत मूल्य 129 है, और सर्वाधिक कहाँ का है, तो यूपी के एमएलए का है 208, और न्यूनतम कहाँ का है, तो न्यूनतम है सिक्किम का एमएलए, जिसका एक एमएलए का मत मूल्य 7 है। अच्छा, अब ये बात आती है, ये आरएएस या यूपीएससी मेंस में आ सकता है क्वेश्चन कि 1971 ही आधार क्यों। तो अपने कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर शिक्षा का स्तर उच्च रहता है, तो वहाँ पर परिवार नियोजन है वो सफल रहा कार्यक्रम, तो जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या में कंट्रोल हुआ, नियंत्रण देखने को मिला, जबकि उत्तर भारत की जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती रही, जिसके कारण राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर मेन भूमिका कौन निभाने लग गया, उत्तर भारत निभाने लग गया, और दक्षिण भारत के एमएलए का मत मूल्य है वो तुलनात्मक रूप से गिरने लगा, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम हो गई है। ठीक है, तो फिर ये समस्या उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत ने विरोध किया कि हमारा मत मूल्य कम हो रहा है, तो राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें निर्णायक भूमिका उत्तर भारत निभा रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसके तहत 1971 की जनसंख्या को ही सन 2000 तक बढ़ा दिया गया, और 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसी 1971 की जनगणना को या जनसंख्या को आधार 2001 से 2026 तक बढ़ा दिया गया है। फिर एमपी का मत मूल्य निकालने की देखते हैं क्या विधि है। और एमपी का मत मूल्य निकालने के लिए सभी एमएलए के मतों का मूल्य, पूरे देश के जितने भी एमएलए हैं, जैसे राजस्थान के एक एमएलए का मूल्य आया 129, राजस्थान के अंदर एमएलए हैं 200, 129 को 200 से गुणा किया, वो राजस्थान के एमएलए का मूल्य आ गया, सभी एमएलए का मूल्य आ गया। तो इसी तरह पूरे देश के सभी एमएलएज हैं, उनके मतों का मूल्य जोड़कर बटे में कुल निर्वाचित एमपी, जितने लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एमपी हैं, उनका योग करके भाग देने पर अपने पास जो आएगा वो एक एमपी का मत मूल्य होगा। वर्तमान में एक एमपी का मत मूल्य 708 है। चलिए, उसके बाद अपने थोड़ी सी बेसिक कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन एक्ट था 1952 का, और उस एक्ट में संशोधन होता है 1997 के अंदर। ठीक है, और ये जो एक्ट है इसके तहत ये बताया गया है कि चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिएगा, क्या योग्यता नहीं, माफ़ कीजिएगा, चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी को कितने सदस्य अनुमोदित और प्रस्तावित करने चाहिए। ठीक है, और चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि होती है, जमानत राशि कब जब्त हो जाती है, इन बातों को बताता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो निर्वाचन एक्ट है 1997 संशोधन वाला था जो, और मूलतः ये 1952 में आया था। अच्छा, मूल इस एक्ट के अंदर ये लिखा गया था 1952 में कि किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसे 10 सदस्य प्रस्तावित करने चाहिए, 10 सदस्य अनुमोदित करने चाहिए। यही उपबंध मूल एक्ट के अंदर उपराष्ट्रपति के लिए थे। लेकिन 1997 में परिवर्तन करके ये कर दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 50 सदस्य उसे अनुमोदित करने चाहिए और 50 ही सदस्य उसे प्रस्तावित करने चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई कि 20 सदस्य अनुमोदित करें और 20 ही सदस्य प्रस्तावित करें। और दोनों पदों पर लड़ने के लिए जो जमानत राशि थी तो मूल एक्ट में थी वो 15,000 रुपये थी। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मूल एक्ट के अंदर वो 2500 रुपये थी, और वर्तमान 1997 के अंदर अब वर्तमान में जो है वो 15,000 रुपये है। और जमानत राशि किसको जमा कराएगा, चुनाव आयोग या आरबीआई के पास जमा होगी। अब बात आती है कि जमानत राशि जब्त कब हो जाती है। जब्त जब होती है जब कोई उम्मीदवार कुल वेद मत, जितने वेद मत यानी जो वोट पड़े उसका 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाए तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। उसके अलावा जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उन दोनों के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो कौन इसका सलटारा करेगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवादों का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। चलिए, अब कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाने के पीछे कारण क्या थे, कि भारत ने क्यों राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष भी तो कर सकते थे। पहली बात तो प्रत्यक्ष चुनाव हैं वो अपने संसदीय व्यवस्था से सद्भाव नहीं रखते हैं।
अप्रत्यक्ष चुनाव संसदीय व्यवस्था से सद्भाव रखते हैं। और दूसरी बात, भारत की विशाल जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या, यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव करना उतना आसान नहीं है। राजनीतिक जागरूकता नहीं है लोगों में, कम साक्षर जनसंख्या है। अच्छा, प्रत्यक्ष कराएंगे तो बहुत सारे क्षेत्र बांटने पड़ेंगे, वोटिंग पोल बनाने पड़ेंगे, तो वो सब व्यवस्था है वो महंगी पड़ती है, समय ज़्यादा लगने वाली है। अच्छा, राष्ट्रपति अपनों ने पढ़ा आर्टिकल 74(1) के अंदर लिखा हुआ था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करेगा। राष्ट्रपति में सारी शक्तियाँ निहित है और वो सलाह किसकी मान रहा है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की। अब वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। अगर राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष चुना जाता तो वो उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि दोनों में शक्ति संघर्ष की संभावना फिर बनती। ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पूरे देश द्वारा चुना गया राष्ट्रपति है और वो भी पूरे देश द्वारा चुने गए हैं, तो वो कहते हैं कि भाई कोई ज़्यादा अंतर वाली बात नहीं है, तुम भी पूरे देश द्वारा चुने गए हो, मैं भी पूरे देश द्वारा चुना गया हूँ, तो फिर मेरे पास शक्ति है तो मैं यूज करूँ। तो ये व्यवस्था फिर शक्ति संघर्ष की हो जाती, इसलिए फिर ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया। फिर ये जो, चलो अप्रत्यक्ष अपना लिया आपने, पद्धति अपना ली अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो ये पद्धति की कमियां क्या है? तो अपने कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द है वो हमेशा 2 या 2 से अधिक स्थानों की पूर्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रपति का पद अपने एक ही है, किंतु राष्ट्रपति के मामले में पद एक है, इसलिए बेहतर है कि इसे प्राथमिक या वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाए। दूसरी बात कि इसके अंदर नाम है इसका पूरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जबकि अपनों ने देखा कि इसके अंदर जो मतदाता हैं उनके मत एकल न होकर बहुसंख्यक होते हैं। जटिल है, अस्पष्ट व्यवस्था है, जल्दी से समझ नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों, अब क्या होता है एक चीज़ आप समझिएगा, वरीयता क्रम कैसे होते हैं कि निर्वाचक मंडल के जो भी सदस्य होते हैं उनको वरीयता क्रम देना होता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए 3 व्यक्ति खड़े हुए, तो जो वोट डालने वाले हैं वो वरीयता क्रम देते हैं कि मेरा फर्स्ट चॉइस है ये वाला राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति ABC ये 3 खड़े हुए, तो मेरी फर्स्ट चॉइस है B नंबर, सेकंड चॉइस है A नंबर और थर्ड चॉइस है C नंबर। तो ये वरीयता क्रम दिए जाते हैं और वरीयता क्रम के आधार पर ही मतों की गणना की जाती है। अब इस विधि के अंदर ही वरीयता क्रम डालना अनिवार्य नहीं है। अगर बहुत बड़ी संख्या में आप सपोज कीजिए वरीयता क्रम लोग नहीं देंगे, जो मतदाता हैं वो नहीं देंगे, तो फिर इसके अंदर गतिरोध उत्पन्न हो सकता है चुनाव के अंदर, तो ये इसकी बड़ी कमी है। अच्छा, दूसरी एक अंतिम बात कि ये जो चुनाव है, जो माफ़ कीजिएगा, मत मूल्य है वो जनगणना के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा जनगणना होगी उतनी ज़्यादा अधिक मूल्य होगा। ठीक है, इसलिए अपने देखा था कि दक्षिण भारत ने विरोध कर दिया था, तो ये इसकी कमी है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव के नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। उपराष्ट्रपति की भी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। लोकसभा और राज्यसभा चुनावों की नोटिफिकेशन जो अभी होंगे, अभी हाल फिलहाल में, उनकी नोटिफिकेशन किसने जारी की थी? तो राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। तो अगर केंद्र में राष्ट्रपति कर रहा है कोई काम, तो आप ज़्यादातर मान के चलिएगा कि वो ही काम विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल कर रहा है, तो यहाँ भी यही है। और राष्ट्रपति के चुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव होता है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और आप साथ के साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल में सीधी ये बात लिखी गई है कि इसका कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले कब हो सकता है? राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर। ठीक है, संविधान उल्लंघन या कुकृत्य के आधार पर महाभियोग लगा दिया जाए और राष्ट्रपति को हटा दिया जाए 5 साल से पहले। निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए, आर्टिकल 71 अपनों ने पढ़ा था अभी। ठीक है, कि आर्टिकल 71 आप भी देखा था, दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से कि ये रहा आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जुड़े विवादों का अंतिम निपटारा। तो राष्ट्रपति का कोई चुनाव संबंधी विवाद हो गया और न्यायालय ने उस चुनाव को रद्द घोषित कर दिया, तो 5 साल से पहले राष्ट्रपति क्या हो गया? अपने कार्यकाल से हट गया। चलिए,
अब कार्यकाल समाप्त होने के बाद दूसरे राष्ट्रपति के निर्वाचन में अब क्या हुआ, एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा तो ये हुआ है कि पहले कर लेना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि देरी हो जाती है, तो पहला राष्ट्रपति तब तक अपने पद पे बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर कार्यभार ना संभाल ले, ठीक है। और यदि अब राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति देश की व्यवस्था को संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत का जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। ये अपने आगे देखेंगे, आगे आर्टिकल में आएगा। और यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, ठीक है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो वो अपना इस्तीफा किसे देता है, CJI को देगा। अपना इस्तीफा किसे देगा, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। उसके बाद आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के बारे में संबंध है कि रीइलेक्ट, तो राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति कितनी भी बार लड़ सकता है, न्यूनतम सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, ये आर्टिकल 57 कहता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है भारत के संविधान का, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि पहले तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। ये उसकी 4 योग्यताएं हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो संसद के सदन हो चाहे विधानमंडल का सदन हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 60 क्या कहता है, शपथ प्रारूप के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 के अंदर है, न कि अनुसूचियों के अंदर है, ठीक है। तो ये शपथ किसकी लेता है, ईश्वर और सत्यनिष्ठता की शपथ लेता है, श्रद्धापूर्वक पद का कर्तव्य पालन करेगा उसकी शपथ लेता है, संविधान और विधि के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, और जनता की सेवा और कल्याण की शपथ लेता है। और शपथ इसे दिलाता कौन है, आर्टिकल 60 कहता है कि शपथ CJI भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, और वह नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएगा। अब आर्टिकल 61 की बात कर लेते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर उल्लेखित है, और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है भाई। इसके अंदर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, पहली बात तो ये, ठीक है, और संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आता है। पहली बात क्या थी कि संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आता है। अच्छा, अब अतिक्रमण किया है अगर किसी ने, तो संसद के किसी सदन में कैसे आएगा, तो पहली बात तो प्रस्ताव के रूप में ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को प्रस्ताव आने के 14 दिन पहले सूचित करना होगा। फिर तीसरी बात, प्रस्ताव के रूप में आने के लिए जो जिस भी सदन में आया, चाहे राज्यसभा में आए चाहे लोकसभा में आए, कुल सदस्यों के 1/4 यानी 1/4 25% सदस्य उस पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें कि हाँ इसने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो फिर वो उस प्रस्ताव उस सदन के अंदर आ सकता है। और अगर सदन को लगता है कि उसने किया है तो वो फिर कुल सदस्य संख्या, सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से पारित कर दे उस प्रस्ताव को, तो वो उस सदन से प्रस्ताव पारित माना जाएगा। फिर दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन के अंदर राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है। और पहले सदन के अंदर नहीं रखता है पक्ष, दूसरे सदन के अंदर ही रखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे सदन भी अगर ठीक पाता है, पक्ष रखने के बाद भी सहमत नहीं है, तो फिर 2/3 बहुमत से कुल सदस्य संख्या के वो भी इसे पारित कर दे तो राष्ट्रपति हट जाएगा। उसके अलावा अपनों ने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो निर्वाचक मंडल था, आर्टिकल 54 था, उसके अंदर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग के अंदर राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य है वो भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट पे नोट्स आप नोट लगा लीजिए। उसके बाद अनुच्छेद 62 की बात करते हैं, पद की रिक्तता और उसकी पूर्ति। इसके अंदर बताया गया है
कि ऐसा समय आता है जब बहुत टाइम होता है कि जब राष्ट्रपति का पद है वो खाली होता है, तो उस समय उस पद पर कौन आएगा, ये बात आर्टिकल 62 के अंदर बताई गई है। पहली बात तो ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति ही अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति पद न संभाल ले। और यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग से उसका पद खाली हो जाए, या वो काम करने के लिए असमर्थता जाहिर कर दे, तो आर्टिकल 65 भारतीय संविधान का ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेगा। ठीक है, तो कार्यभार संभालेगा। और कितने महीने? 6 महीने तक संभालेगा। 6 महीने तक ये लिखा हुआ है कि इतने 6 माह के अंदर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना है। तो राष्ट्रपति का पद मृत्यु, पदत्याग, महाभियोग के कारण खाली हो जाए तो आर्टिकल 65 कहता है उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति संभालेगा लेकिन 6 महीने तक ही संभालेगा, क्योंकि आर्टिकल 62 में लिख दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर फिर चुनाव कराना आवश्यक है। इसी के साथ जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रोविजंस थे वो पूरी हो गए हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को आपके साथ मैं अगली क्लास में साझा करूंगा, जिसके लिए मैं अलग से क्लास बनाऊंगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन सी है, विधायी शक्तियां, कार्यपालिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वीटो शक्ति है, अध्यादेश की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, तो उन सभी शक्तियों को मैं, वित्तीय शक्तियां हैं तो उन सभी को मैं अगली क्लास में आपसे को करवा दूंगा। तो आप जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। सफलता अगर आप निरंतर हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।